Good morning, students. In our last class of solution, we have studied about Henry's law. I hope you have done the numericals related to this. आपने बनाया एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में भी इसके क्वेश्चंस है, आपको टेक्स्ट के एंड में भी, आपको चैप्टर एंड में भी क्वेश्चंस है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट वेपर प्रेशर एंड इट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू राउल्ट्स लॉ. आज हम लोग राउल्ट्स लॉ के हेल्प से किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज वेपर प्रेशर. क्या है वेपर प्रेशर? ऐसे इस टर्म से आपने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में इस टर्म को आपने पढ़ा है. एक बार रिपीट करते हैं हम लोग इसको कि वेपर प्रेशर क्या है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. क्या है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, उस समय वो जितना मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं. आप अच्छे से जानते हो, जैसे लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ करके अपर लेवल में फ्री स्टेट में आता है, जिसको आप एवापोरेशन कहते हो, और फिर वही लिक्विड वेपर्स जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको आप कंडेंसेशन कहते हो. तो जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. उस स्टेट पर जितने वेपर्स बने हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम लोग उस सॉल्यूशन का, उस लिक्विड का हम लोग उसको वेपर प्रेशर कहते हैं. राइट. वेपर प्रेशर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन. कैसा आपने जो सॉल्वेंट लिया, जो लिक्विड लिया, उसका नेचर कैसा है. अगर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, ओके, लिक्विड जो आपने लिया उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. जैसे सेम टेम्परेचर पर आप इथाइल अल्कोहल ले लो, सेम टेम्परेचर पर आप वाटर ले लो, तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथेनॉल. ये भी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में स्टडी किया है. तो वेपर प्रेशर फर्स्ट डिपेंड किया नेचर ऑफ लिक्विड पे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. यू में से कि लेसर इज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, greater will be the vapor pressure, higher will be the vapor pressure. Second major factor is temperature. Higher is the temperature, greater will be the vapor pressure. टेम्परेचर को आप जितना ज्यादा रखोगे, आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो आप टेम्परेचर को जितना ज्यादा करोगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतने ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस्ड होंगे, एंड सो दैट उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. तो डायरेक्टली दो पे मेनली डिपेंड किया कि आपका वेपर प्रेशर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट राउल्ट्स लॉ. अब हम लोग वेपर प्रेशर को राउल्ट्स लॉ के हेल्प से पढ़ते हैं. एक्चुअली राउल्ट ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर या किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह अपने कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है. इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द partial pressure, or you may say vapor pressure, and the components dissolved in it. On the basis of two different types of solutions, there are two different Raoult's law. दो Raoult's law दिए गए दो तरह के solutions के लिए. One solution in which both solute and solvents are volatile liquid. दोनों volatile liquid है. solute भी है वो वेपर प्रोड्यूस कर सकता है, solvent भी है वो वेपर प्रोड्यूस कर सकता है. And the second one is जिसमें कि non volatile solute is added to a volatile solvent. मतलब solute जो है वो non volatile solid है और solvent जो है वो volatile liquid है. तो इन दो केसेस में हम लोग Raoult's law के दो different forms पढ़ेंगे. Okay, so we are going to study Raoult's law. This is a Raoult's law for a solution containing two volatile liquids. सबसे पहले हम लोग Raoult's law का वो फॉर्म देखते हैं जिसमें आप एज्यूम करो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो. उस समय Raoult's law को डिफाइन किया गया इस तरह से कि एट अ गिवन टेम्परेचर T फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स है. वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब बोथ द लिक्विड कैन प्रोड्यूस वेपर्स, दोनों वेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. इस लॉ में ये कहा गया कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ले जिसके दोनों कंपोनेंट्स आपको वेपर प्रोड्यूस करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हो, उस समय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो अपना पार्शियल इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
अपने मोल फ्रैक्शन में के मतलब उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ देखिए लेट, अब आपके दो कंपोनेंट्स जो है हमारे दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स A एंड B है। लेट A एंड B आर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है आपके पास वो मान लो आप A और B है टाइप कंपोनेंट्स, ओके कंपोनेंट्स। सो हम इस लॉ को कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इस फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि PA is directly proportional to chi, where PA is partial vapor pressure of A and chi A is mole fraction of A. Similarly, जो vapor pressure of component B होगा, partial vapor pressure of component B, that is directly proportional to mole fraction of B. Okay? It can also be written as, इसको हम लोग लिख सकते हैं proportionate के साइन को हटाने के लिए कि partial pressure of A is equal to P naught A into chi A. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और PB को हम लिख सकते हैं partial pressure of B is equal to P naught B into chi B. इस फॉर्मूले से हम लोग PB को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स में आपको बता दूं क्या है। PA is the partial vapor pressure of component A. P naught A is the vapor pressure of the component A in pure state. मतलब जब A अलग था, एक अलग लिक्विड आपने रखा, इधर A को रखा, इधर आपने मान लो B को रखा, इस समय जब ये इंडिविजुअल है, A यहाँ पर लिक्विड है, B यहाँ पर है, इस समय ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसको हम लोग P नॉट A से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। और P नॉट B क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। जब दोनों अलग अलग है उस समय जो उनका वेपर प्रेशर है उसको हम P नॉट A और P नॉट B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो PA और PB है, टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉट और A में क्या रिलेशन है। यहाँ पे PA और PB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो हमने दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, अब इसमें आपको A और B दोनों प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में A जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो पार्शियल प्रेशर दे रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है PA से, और B जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है B से। सो ऑल द टर्म्स आर क्लियर हियर। PA and PB represents the partial vapor pressure of A and B in the solution, and P naught A and P naught B represents the vapor pressure of the pure liquid A and B। जब दोनों अलग अलग थे तब उनके vapor pressure को represent करते हो। Chi A and chi B are the mole fractions of the components A and B respectively। दोनों के components के mole fraction को chi A और chi B से represent करते हैं। ओके, अब आपने 11th में एक रूल पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें आपने पढ़ा था कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिला करके बनाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन जो होगा वो कंपोनेंट्स के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ओके, तो उस बेसिस पर हम लोग इस लॉ को क्या लिख सकते हैं कि P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी इसको हम लोग और इसको बताते हैं। We have P टोटल, जिसको आप कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको आप PS भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दोनों के सम के बराबर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसको फॉर्मूले को हम लोग आगे भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे देखिएगा कि PS इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं P नॉट A इंटू chi A। अभी हमने जस्ट पढ़ा है रॉल्स लॉ से कि PA इज इक्वल टू होता है P नॉट A chi A, और PB जो होता है दैट इज इक्वल टू P नॉट B chi B। बस इस वैल्यू को हम लोग इस जगह पर प्लेस करते हैं, प्लस P नॉट B इंटू chi B। ये एक हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो रहा है, बन रहा है, हमें मिल रहा है, जिसकी बेसिस पर
हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट्स दिए रहे, उनके मोल फ्रैक्शंस दिए रहे और उनका अगर हमें पार्शियल वेपर प्रेशर अगर प्योर कंपोनेंट्स का पता हो तो उसके हेल्प से भी हम लोग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है कि अगर हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो उसको यूज करके भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शंस का टोटल सम 1 के बराबर है। जैसे आपके पास दो कंपोनेंट है A एंड B, तो यू नो दैट, आप इसको जानते हो कि वी नो दैट chi A प्लस chi B दैट इज इक्वल टू 1। क्योंकि दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, chi A इज इक्वल टू 1 माइनस chi B। A का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस chi B के इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग इस जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो वी हैव, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है फॉर्मूला, P नॉट A इंटू 1 माइनस chi B प्लस P नॉट B इंटू chi B। ओके, सो दैट P नॉट A माइनस P नॉट A chi B प्लस P नॉट B chi B। ओके, सो वी हैव PS is equal to P नॉट A माइनस, अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं chi B को, then we have P नॉट B माइनस P नॉट A chi B। हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, P नॉट A प्लस P नॉट B chi B माइनस P नॉट A chi B। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग अगर सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो भी उसको यूज करके हम लोग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सो वी हैव सो मेनी फार्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कई सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक सिंपल न्यूमेरिकल्स मिल सकता है जिसमें किसी का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो आपसे उसका पार्शियल या टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाए, या फिर अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए जिसमें दोनों कंपोनेंट्स आप निकाल करके उसको सॉल्व करो, या फिर सिर्फ एक ही कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पता हो तो उसके हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से भी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। So Raoult's law give a quantitative relationship between the vapor pressure and the mole fraction। इसके बीच एक quantitative relationship देता है। इस Raoult's law को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, this is the graphical representation of Raoult's law containing two volatile liquids। जो अभी हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा Raoult's law का, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी आपके 1 मार्क्स के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आता है आपको कि गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Raoult's law। तो देखिए इसमें क्या है, इस ग्राफ में आप देखो जो हमने वर्टिकल एक्सिस लिया है दोनों, वो वेपर प्रेशर को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ में आपको 3 प्लॉट्स बने हैं, ये 1, ये जो आपने देखा, ये सेकंड वाला कर्व और ये थर्ड कर्व, 3 कर्व आपको इस ग्राफ में आपको शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ग्राफ 1, प्लॉट 1 के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें हमने देखा कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 and mole fraction of B is equal to 0, that means this is the state where only component A is present, pure component A present है, यहाँ पर B present नहीं है। तो इस समय जो भी इस सॉल्यूशन का, उस सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A होगा, जिसको हमने P नॉट A से रिप्रेजेंट किया। अभी मैंने आपको बताया था कि P नॉट A मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। ओके, फिर आप देखो अगर प्लॉट A को अगर आप देखते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A का 1 से डिक्रीज होकर के 0 तक जा रहा है, मतलब A के मोल फ्रैक्शन को हम घटाते जा रहे हैं, वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका वेपर प्रेशर भी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट देखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर प्लॉट नंबर 2, जो ग्राफ 2 है, कर्व 2 है, इसको अगर आप रीड करते हो तो यहाँ पर देखो ये वो स्टेट है जहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन 0 है और ये वो स्टेट है जहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन 1 है। इट मीन्स कि एट दिस स्टेट ओनली प्योर कंपोनेंट B इज प्रेजेंट। तो इस समय आप देखो जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 जा रहा है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे कर्व जो है इंक्रीज कर रहा है और एक मैक्सिमम को रीच कर रहा है। ये वो वैल्यू है जब हमारा प्योर कंपोनेंट B प्रेजेंट है। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स P नॉट B, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B।
देयर आर टू पीक्स, दिस इज पी नॉट ए एंड दिस इज पी नॉट बी. ओके, और इसके बीच में आप कहीं भी अगर आप निकालते हो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो. पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और पी बी निकालने के लिए यानी प्रेशर ऑफ वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने के लिए पी नॉट बी इंटू काई बी को फॉर्मूला यूज कर सकते हो. यहाँ जो कर्व नंबर 3 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व नंबर 3, और दैट इज जस्ट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. मतलब कि ए और बी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर है. तो अभी जो हमने रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसी को हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है. आप इसको समझ लेना कि इसको इन शॉर्ट वन लाइन में आप कह सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. ओके, दिस is the Raoult's law for the solution having both the volatile component. Now we will study about the Raoult's law in which a non-volatile solute is present in a volatile liquid. एक non-volatile solute होगा जो कि एक volatile liquid में present होगा. उस समय के Raoult's law को अभी हम लोग explain करेंगे, right?